तो अपन यहां तक फिनिश कर चुके हैं फैक्टर्स डिस्करेजिंग एफडीआई, है ना। और ये मोड्स ऑफ एफडीआई हो गया था, बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई हो गया था, क्या याद आ रहा है? ठीक है, यहां से नहीं हुआ मेरे ख्याल से, है ना। नहीं नहीं हो गया था, ये भी हो गया था, हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुनना सुनना सुनो सुनो सुनो। तो कंक्लूजन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो दो क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट में से 99% में श्योर हूं, 99 कि एक इसका आएगा, समझ गए, एक इसका। और और कैसा क्वेश्चन आता है वो पढ़ा था हमने, ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड, टाइप्स ऑफ एफडीआई, हॉरिजॉन्टल, वैसा क्वेश्चन भी आ जाता है, समझ गए। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, है ना। देखो भाई, एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अब स्पेसिफिकली अभी तक हम चैप्टर पढ़ रहे थे एक नॉर्मल कि भाई कोई भी देश में इन्वेस्ट कर रहा है, एफडीआई कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब हम किस देश की बात कर रहे हैं? इंडिया की। तो ढंग से सुनना बेटा, स्पेसिफिकली अपने देश की। और अपने देश के अंदर एफडीआई ने, बेटा आप बातें मत करो यार, देखो अपने देश में एफडीआई ने सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है, दूसरे के पैसे से अपने फायदा हुआ है। सुनना, इंडिया ऑफर्स investment incentives such as tax benefits, lower labor cost which attracts the foreign corporations। आप भी सोच रहे हो कि सर इंडिया ऐसा क्या देता है जो बाहर की कंपनीज यहां पे आ रही हैं, क्या ऑफर करते हैं हम उसको? लो लेबर कॉस्ट, सही बात है, इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है। और क्या देते हैं हम उनको? टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे कम टू इंडिया। ओके आगे बढ़ते हैं सर। अब सुनना, इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वालों में कौन एक नाम है? मॉरिशस। तो याद रखिएगा, ये बदलता रहता है ऑब्वियसली हर साल का, लेकिन मॉरिशस इज द लीडिंग कंट्री इन्वेस्टिंग एफडीआई इन इंडिया। अभी भी आपके आईसीआई में क्या नाम लिखा है वो चेक करो एक बार। मॉरिशस है क्या? देखो ना, टॉपिक नहीं निकाला। है? अच्छा है ही नहीं, ये तो मैंने अलग से लिखा हुआ है, तो अलग से लिखा हुआ है। चलो चलो चलो, हाँ भाई ध्यान देना, बात नहीं। इंडिया वॉज रैंक्ड एट्थ among the global FDI recipients in 2020 according to World Investment Report 2022। 2020 एफआई के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया को 8वीं पोजीशन मिली अमंग द टॉप रिसीविंग एफडीआई रेसिपिएंट्स। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जिनको मिली उस लिस्ट में हम 8वें नंबर पे हैं। इसका मतलब खूब हुई। की सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर में आती है हमारे देश में एफडीआई बताओ? आईटी में आती है, अरे आईटी के अंदर आता है एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, बिल्कुल आता है साहब। टेलीकम्युनिकेशन में आता है, जियो वियो और इस सब में भी आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ी वाड़ी के अंदर भी एफडीआई आता है अपने देश में, सही है। स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशंस वगैरह खूब होते हैं अपने, तो हीरो, हार्ले, बजाज, ट्रायम्फ, मारुति सुजुकी, क्या होते रहते हैं? खूब कोलैबोरेशंस होते हैं। So strategic collaborations between the multinational companies and the domestic business groups। तो हमारे देश की कंपनीज और वहां की जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके बीच में खूब कोलैबोरेशन होता है। एंड इट हैव लेड टू 83% इंक्रीज इन द क्रॉस बॉर्डर एमएनए, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एंड टोटलिंग टू $27 बिलियन। समझ में आ गई मेरी बात? तो बहुत फायदा है, मतलब फायदा होता है भाई साहब, खूब कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। चलो अब सुनना, अभी बात चल रही थी हमारे देश में एफडीआई जो आता है, अब जाता भी तो है, हम भी तो करते हैं इनवर्ड एफडीआई। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एफडीआई जो इनफ्लो हो रही थी, अब बाहर हम भी तो करते हैं ना दूसरे देशों में एफडीआई जाके, उसको बोलते हैं आउटवर्ड एफडीआई। सुनना, अब इंडिया के लोग भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुनना बेटा, Indian economy is primarily driven by domestic demand with consumption and investment contributing to 70% of the economic activity। अरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें 70% तो हमारे देश से ही पार पड़ती है। अरे टोटल इकोनॉमी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उसमें 30% योगदान बाहर का है, लेकिन जो 70% है वो हमारे देश में ही होता है।
उसमें देश के अंदर ही जो कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, उसका योगदान कितना है? हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टोटल 70% हमारे देश का योगदान है, बाहर का सिर्फ 30% है। ओके, अब सुनना, despite the global challenges, India has shown resilience and recovery from the COVID-19 pandemic thanks to strong policy measures। हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया कौन सी पॉलिसी बनाई? फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई ने बहुत बढ़िया कौन सी पॉलिसी बनाई? मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया पैंडेमिक के समय में, और जो दुनिया में सभी जगह चैलेंजेस हो रहे थे पैंडेमिक की वजह से, इंडिया शोड रेजिलियंस और हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी उससे ठीक हो गई, उससे रिवाइव हो गई, ज़्यादा बेटर, और बहुत देर दुनिया में तो बहुत समय तक प्रभाव आया, हमारी थोड़ी जल्दी ठीक हो गई थी इकोनॉमी। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो काम काम की बात है वही पढ़ रहे हैं, नहीं तो वैसे तो अनाप शनाप लाइनें भरी पड़ी है, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। सुनना, अब आप ये सोच रहे होगे सर कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इन्वेस्टमेंट जब हम बाहर देश के बाहर करते हैं तो by the Indian companies lead to knowledge spillover, bringing new innovations to India and contribution to growth of other nations। जब हमारे देश की कंपनीज बाहर जाके इन्वेस्ट कर रही हैं, वहां पे जाके भी एफडीआई वगैरह कर रही हैं, तो वहां से सीख के आती हैं, नॉलेज गेन करती हैं, और इससे फिर हमारे देश में भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां से सीख सीख के हमारे देश में भी फायदा होता है। समझ गए? These overseas investments result in mutual benefits for India and host countries। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बोले नहीं यार ये तो सर आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन बेटा कई बार इससे दोनों का पार्टियों का क्या होता है? फायदा। हमारे देश को सीखने को मिलता है, वो जो कंपनीज है नई नई चीजें सीख सीख के फिर उसे इंडिया में लेके आती हैं, तो यार ये तो है ही ना। अरे है ना। आज अगर मैं आपको बोलूं महिंद्रा उस जमाने में 1960-70 में अगर फोर्ड के साथ कोलैबोरेट नहीं करता तो नई गाड़ियां बढ़िया बनाना कैसे सीखता? नहीं सीख पाता। ये बढ़िया बढ़िया डिजाइन, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाना नहीं सीख पाता। सही है कि नहीं है? आज अगर मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेट नहीं करता तो गाड़ी नहीं बना पाता इतना बढ़िया। सही है कि नहीं? तो यार ऑब्वियसली फायदा तो होता ही ना, दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने से होता ही है। अब सुनना, अकॉर्डिंग टू द डेटा, अब सुनना ये आता है क्वेश्चन, बहुत बार आया है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द आरबीआई, आरबीआई वो अपनी वो निकालता है मैगजीन, मैगजीन में बहुत सारा डेटा निकालता है वो। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टूड एट $1922 मिलियन इन सितंबर 2022। नंबर लगभग लगभग याद तो नहीं रख पाओगे आप, लेकिन अंदाजन थोड़ा बहुत देख सकते हो तो देख लेना। मेन बात अब नीचे चालू होगी, सुनना, कंपनी के नाम याद होने चाहिए। लेकिन टाटा स्टील इन्वेस्टेड so and so million in its Hartlepool ट्यूब मिल इन यूके। टाटा ने कौन सी कंपनी में एफडीआई किया? हार्टलपुल ट्यूब मिल के अंदर। कहां पे? यूके में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे इसमें मेन जो पॉपुलर वाले हैं ना वो ज्यादा पूछता है, छोटे मोटे चुन्नू वुन्नू वाले ज्यादा नहीं पूछते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस इन्वेस्टेड 690 मिलियन इन इट्स सब्सिडरी इन सिंगापुर। टाटा कंपनी ने, टाटा कम्युनिकेशंस ने उसी की एक सब्सिडरी जो सिंगापुर में है उसमें इन्वेस्ट किए, और ये भी एक तरीके की एफडीआई होती है, कल हमने पढ़ा था सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करना। सही है? टाटा ने अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। जिंदल स्टील एंड पावर फेमस कंपनी है भाई, उसने काय में इन्वेस्ट कर दिया? खुद की ही होली ओन्ड सब्सिडरी इन मॉरिशस, तो वो भी एक एफडीआई होती है भाई साहब। विप्रो इन्वेस्टेड this and this million in its wholly owned subsidiary in Cyprus। जिंदल सॉ इन्वेस्टेड wholly owned subsidiary in यूएई, तो जिंदल सॉ ने दो में किया, यूएई में और मॉरिशस, दो में सब्सिडरी, दोनों में उसकी सब्सिडरी कंपनी थी, वहां पे इन्वेस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड आइसा, एक रेस्टोरेंट का ब्रांड है आइसा, इन्वेस्टेड in 144 million in joint venture in Indonesia and Lupin Limited invested this in US। दो रेस्टोरेंट ब्रांड्स का एग्जांपल दिया हुआ है, तो रेस्टोरेंट ब्रांड का कौन कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है? आइसा का और ल्यूपिन का। इन दोनों ने, आइसा ने इन्वेस्ट कहां किया? इंडोनेशिया में। ल्यूपिन ने कहां किया? यूएस में। पूरा चेन है इसका, लेकिन यहां भी वो रेस्टोरेंट ब्रांड में दे रहा है। अब सुनना, इसका ग्रुप बना के पढ़ना कि एक जैसी कंपनीज है ना, ऐसे ग्रुप बनाना उसका। रिलायंस न्यू एनर्जी इन्वेस्टेड
इन इट्स सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी इन नॉर्वे। 99% तो मैं श्योर हूं कि होली ओन्ड सब्सिडरी खुद के वाले का तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, कि यार वो खुद ही के में इन्वेस्ट कर रहा है, वो वाला तो नहीं पूछेगा। मैं आपको टिक कराऊंगा कि यार ये वाले का चांस ज्यादा है, लेकिन पढ़ना तो एक बार रीड मारने में क्या जाता है सब कुछ। मोहल्ला इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड इन्वेस्टेड इन इट्स फुल्ली ओन्ड यूनिट इन मॉरिशस। अब ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी विदेश नाम ही क्या है, ओएनजीसी विदेश, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो विदेश वाली भी एक यूनिट है उसकी। जॉइंट वेंचर इन रशिया, उसके साथ किया उसने। आईसीआईसीआई पार्टनर्ड विद सैंटेंडर इन यूके टू सर्व कॉर्पोरेट बैंकिंग नीड्स। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दो कंपनियों का नाम इन्वॉल्व हो गया ना, क्योंकि समझ गए, खुद की होली ओन्ड में नहीं किया, दूसरी में किया। तो याद रखना भैया, आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी बैंकिंग नीड्स के लिए किसके साथ किया, सैंटेंडर, याद रखना। एसी एनी टेक्नोलॉजीज, एनी क्या है इसका फुल फॉर्म भूल जाता हूं मैं बार बार, नेटवर्क ऑफ इंडिया, ए से क्या था नाम भूल गया, जो भी है न्यूज चैनल आता है, क्या नाम है इसका, अरे न्यूज चैनल है एनी। तो एनी टेक्नोलॉजीज द प्रमोटर ऑफ ओला इन्वेस्टेड इन फुली ओन्ड सब्सिडरी इन सिंगापुर, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी मेडिकल जॉइंट वेंचर यूएस में किया। रिलायंस ने न्यू एनर्जी इन्वेस्टेड इन जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड सब्सिडरी इन जर्मनी एंड नॉर्वे। गेल इंडिया इन्वेस्टेड, गेल किसी कंपनी है, गवर्नमेंट की है, इन अ जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड यूनिट इन म्यांमार एंड यूएस। अगर एग्जांपल इसमें से टिक मारूं कि कौन कौन से ज्यादातर पूछ सकता है, एक हार्टल पुल वाले याद रखना, जहां दो कंपनियों के नाम इन्वॉल्व ना ज्यादातर वो पूछेगा। आगे बढ़ो, आगे जाओ, अभी और है भाई, खत्म थोड़ी हुआ है। ये पूछा है उसने, हिंडाल्को वाला पूछा हुआ है कई बार, सुनना। ओएनजीसी इन्वेस्टेड इन वेरियस कंट्रीज। अब वेरियस कंट्रीज का कोई क्यों पूछेगा, आप खुद बताओ ना, नहीं पूछेगा वेरियस कंट्रीज वाला तो। रिलायंस ब्रांड्स, हाँ ये पूछेगा। रिलायंस ब्रांड साइंड अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद माइसन वैलेंटिनो प्लानिंग टू ओपन बुटीक्स इन दिल्ली एंड मुंबई। तो एक डिजाइनर है माइसन वैलेंटिनो, उसके साथ उसने किया रिलायंस ब्रांड्स ने। अरे आगे बात समझ में, ये पूछ सकता है माइसन वैलेंटिनो। रिलायंस रिटेल, ओ भैया एक और ये भी पूछ सकता है। रिलायंस रिटेल एंटर्ड अ पार्टनरशिप विद गैप। गैप के कपड़े देखें कभी, गैप के कपड़े आते हैं वैसे बढ़िया बढ़िया। सो गैप ब्रांड को इंडिया में ज्यादा लाने के लिए उसने रिलायंस ट्रेंड के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप। समझ में आ गई। अमेरिका में जाओ, हर कोने पे गैप का एक शोरूम मिलेगा आपको, हर कोने पे, एवरी कॉर्नर इज फिल्ड विद गैप। समझ में आया। एक शर्ट खरीदी, एक हमारे दोस्त ने सेम शर्ट पहन के एक और घूम रहा था, बगल से ही निकल गया। तो सब इतने ज्यादा कोने में भरे पड़े, सब के पास मतलब वो वैसे वाले कपड़े हैं। समझ गए। आजकल ये और चक्कर है कि आजकल जो ब्रांड्स वगैरह हैं, ज्यादा आप उनसे खरीदोगे तो उल्टा सेम सेम कपड़े खरीद लोगे, क्योंकि आप कोई अनोखे तो हो नहीं, समझ रहे हो, दूसरे भी खरीद रहे। तो ज्यादातर बढ़िया है कि अलग पहनो। अलग मतलब वो जो ब्रांड वाली शिट है उसको भूल जाओ, क्योंकि वो तो तुम क्या, तुम एक ही जीन्स तो नहीं बनाया होगा, एक ही शूज तो नहीं बनाया होगा, दुनिया के पास है। पहनो तो बनाओ, खुद का बनवाओ, खुद के लिए बनवाओ। इसको बोलते क्या, कस्टमाइजेशन, टेलर्ड थिंग, कस्टमाइज, टेलर मेड, यस इट शुड बी टेलर मेड। वो क्या होगी, यूनिक है ना, बोले यार सबके पास नहीं है, मेरे पास है सिर्फ, आई बसन में, तो वो चीज है। कहने का मतलब समझ रहे हो, कोई चीज जो वो सबके लिए बन रही है ना, वो तो सोचो उसको जो सबके पास है वो क्या अलग हो कुछ, सही है। आजकल वो शौक खत्म हो गया, इसलिए बोल रहा हूं। जैसे कपड़े सिलवाते थे ना, सिलवाने वाला गेम ही खत्म हो गया। सिलवाओ भाई साहब, इकोनॉमी भी अच्छी चलेगी। आप सोचो, आप एक और बात को समझ लो अच्छे से, लिवाइस से कुछ खरीद रहे हो, पैसा जाएगा कहाँ, विदेश। कोई भी, सारी ज्यादातर फॉरेन ब्रांड्स ही तो है, कपड़े इनसे ज्यादा खरीदोगे कहाँ जाएगा पैसा, विदेश। आप अपने आसपास से ही जो ब्रांड्स है खरीदोगे, मतलब कपड़े बनवाओगे उनसे, तो पैसा कहाँ जाएगा, देश में ही जाएगा ना भाई। अरे डोमेस्टिक प्रोडक्शन,
समझ में आया? यहीं से खरीदो, रेमंड का कपड़ा खरीदो, कपड़े बनवाओ। एक तो आपके लिए बनेगा स्पेसिफिकली, आपके हिसाब से, आपके डिजाइन के हिसाब से। वो तो जनरल साइजेस बनते हैं, जनरल स्टैंडर्ड्स। इंडिया से खरीदता है, हाँ, ये दिल्ली में तो बनते हैं। जीन्स का कपड़ा भी मिलता है, आपको पता है? जीन्स जो अपन पहनते हैं, इसका कपड़ा भी दुकान पे मिलता है। यहीं से खरीदते हैं सस्ते में, और ठप्पा लगा के बावड़ा बनाए थे। स्नॉब इफेक्ट, बात वही है। किसी को नीड लग रही है क्या उस चीज की कि यार वो चीज से मेरी वैल्यू बढ़ेगी। पहले अगर आपकी खुद की वैल्यू है तो फिर कुछ भी पहनो वैल्यू बढ़ेगी। नॉर्मली ठीक है, अच्छा एक ड्रेसिंग सेंस आदमी का होना चाहिए, बट लाउड नहीं होनी चाहिए। लाउड का मतलब देखा है, वो बताया था ना मैंने आपको, वो बादशाह बादशाह दिलजीत विलजीत, वो लाउड होते हैं, चिंपांजी बन के घूमते हैं। हरे जूते कौन पहनता है? कोई भूतिया ही होगा जो हरे जूते पहनता है। हरे जूते फ्लोरेसेंट नियॉन कलर के। अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है छोरे के पास। समझ रहे हो? ये तो मार्कर वाला कलर होता है यार, नियॉन। यार कौन पहनता है ऐसे कपड़े? ऐसे पहनते हैं, लाउड लाउड कपड़े होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं। हाँ भाई, चलो। अरे ऐसे छपरियों को ज्यादा मिल रही है लड़कियां, है ना? बेचारे जो डिसेंट बंदे हैं उनको तो नहीं मिल नहीं रही, छपरियों के ज्यादा चल रहा है। हाँ भाई, ऑरेंज कलर के, बिल्कुल ऑरेंज, डार्क पिंक चल रहा है जो भी है लड़कों पे तो। हाँ भाई, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आएगा। रिलायंस किसके साथ? गैप और माइसन वैलेंटिनो। याद रखना बेटा। टाटा स्टील साइंड एन एमओयू विद बीएचपी टू एक्सप्लोर लो कार्बन आयरन एंड स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी। तो याद रखना बेटा, टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उसने एमओयू साइन किया बीएचपी के साथ। काहे के लिए? कि यार कोई और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं जिससे लो कार्बन आयरन और स्टील मेकिंग करी जाए, जिसमें कार्बन एमिशन कम हो। अरे ओला, ओला इलेक्ट्रिक प्लान्स टू एस्टैब्लिश ओला फ्यूचर फाउंड्री यूके में है भाई साहब। वहीं पे आर&डी चलता है उसका, ओला का पूरा। ओला है, ओला ओयो नहीं है भाई, ओला। हाँ, ओला ने अपनी आर&डी के लिए ओला फ्यूचर फाउंड्री, अ ग्लोबल हब फॉर एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड व्हीकल डिजाइन, बढ़िया वहां पे डिजाइन वगैरह बना रहा है, रिसर्च कर रहा है यूके में। अरे समझ में आया? नेक्स्ट, मैं रुक जाओ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भूल जाता हूं मैं। क्या है मतलब? क्या है एमओयू? मतलब इट्स एन एग्रीमेंट, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने उसके साथ वो कि अब जो भी शेयर करेंगे किसी और के साथ नहीं होगा, और एमओयू साइन करते हैं, मतलब हम साथ में मिलकर काम करेंगे, काइंड ऑफ लाइक दिस। हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा इनोवेशन करेंगे, ऐसा। ओ भाई नेक्स्ट, सामने एसआर ग्रुप पार्टनर्ड विद प्रोग्रेसिव एनर्जी इन द यूके in a hydrogen manufacturing plant at the SR Stanlow refinery complex। तो याद रखना, एसआर ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया प्रोग्रेसिव एनर्जी के लिए, किसके साथ? एसआर स्टैनलो रिफाइनरी के साथ। तो ऑब्वियसली नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंडाल्को, ये आया हुआ है बेटा, बहुत बार यही क्वेश्चन आया है, बार बार चेक कर लेना आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में। हिंडाल्को ने किस में इन्वेस्ट किया? नोवलिस, एक सब्सिडरी है नोवलिस, उसके अंदर इन्वेस्ट किया नॉर्थ अमेरिका में। इन द स्टेट ऑफ आर्ट व्हीकल रिसाइकलिंग फैक्ट्री है वो, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो याद रखना, इतना नाम याद रखना, हिंडाल्को ने इन्वेस्ट कहां किया? नोवलिस कंपनी का नाम है। समझ में आ गया क्या? तो देख लो, इंडिया की कंपनी भी विदेशों में इन्वेस्ट करती हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे देश में आता ही है, जाता भी है। चलो अब सुनना बेटा, फर्स्ट पेज निकालो, जो भी कचरा बचा होगा खत्म करते हैं इसका। चेक करो बेनिफिट्स। ओ अरे ये क्या गया, सॉरी माय बैड। हाँ भाई, यहां से चालू हुआ था क्या? कचरे का मतलब जो जरूरत होगा वो बढ़ाऊंगा, वेस्ट वाला नहीं, क्योंकि रीड
फालतू का है बहुत ज्यादा। ये हो गया, 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 सब नहीं हुआ है मेरे को पता है। ये बचा है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। और इसके अलावा देखो और कुछ। ये हो गया, 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 ये हो गया। कंक्लूजन पढ़ना नहीं होता। क्या हो गया? खत्म। पढ़ना नहीं होता भाई। खत्म। अब आ जाओ वो बीच वाला जो बचा हुआ है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स फिनिश करते हैं, फिर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज। अरे कहाँ गया यार? हाँ भाई, टॉपिक समझना। ये रहा, इजी है, फर्जी है टॉपिक। कहाँ गया? मिल नहीं रहा, बस दिख नहीं रहा। अरे कहाँ मग गया यार? अरे कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। हाँ भाई, जल्दी से सामने देखो। खत्म हुआ। चलो इसका भी कहानी परेशान कर रहा था ये यूनिट। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स सामने देखो। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स, फैक्टर। ठीक है, अब सुनना। एफडीआई के ऊपर कौन से इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स का प्रभाव पड़ता है? इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब क्या एफडीआई ऐसी ही हो जाती है क्या? सर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी तो अफेक्ट करते हैं उसको। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? जैसे मार्केट। तो सुनना भाई, द मार्केट साइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप किस देश में इन्वेस्ट करोगे जहां मार्केट साइज कम हो या छोटा? एक ही बात होती है दोनों। कम हो या बड़ा? बड़ा। तो मार्केट साइज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ना। कहां इन्वेस्ट करोगे? पर कैपिटा इनकम देखोगे नहीं देखोगे उस देश की? पाकिस्तान जैसे गरीब देशों में करोगे क्या? धोने के लिए पानी नहीं है, तुम एफडीआई करोगे उसके अंदर? बोलो और गाड़ी खरीदेंगे सर। गाड़ी कहां से खरीदेंगे? धोने के लिए पानी नहीं है उनके पास। अरे आगे क्या बात समझ में? पर कैपिटा इनकम भी देखी जाती है। दीज आर इकोनॉमिक फैक्टर्स। मार्केट साइज और क्या देखते हैं? और क्या देखते हैं? पर कैपिटा इनकम, मार्केट ग्रोथ, एक्सेस, कॉमा लगा लेना भाई, कॉमा कॉमा। मार्केट ग्रोथ, एक्सेस टू रीजनल एंड ग्लोबल मार्केट्स। उस देश का कितना मार्केट एक्सेस है रीजनल और ग्लोबल मार्केट के अंदर? एक्सेस भी तो होना चाहिए, समझ गए? और कंट्री स्पेसिफिक कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, ये सब कॉमा कॉमा करके है। तो याद रखना, इन सब को हम कंसीडर करते हैं एफडीआई करने से पहले या लेने से पहले। अगला भी कंसीडर करेगा। कोई हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये सब चीजें देखेगा। हम भी जब दूसरे देश में करेंगे, हम भी ये सब चीजें देखेंगे। समझ भाई? इसके अलावा और क्या देखोगे? और भी तो देखोगे, रिसोर्सेज। समझ रहे हो? रॉ मटेरियल की कॉस्ट भाई महंगी है तो करोगे उस जगह एफडीआई? करोगे क्या? नहीं ना। रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो ही तो करोगे एफडीआई उस जगह। लो कॉस्ट अनस्किल्ड लेबर। अरे लोग अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? तभी तो एफडीआई आएगी हमारे देश में। अवेलेबिलिटी ऑफ, और साथ में क्या होना चाहिए? स्किल्ड लेबर भी होनी चाहिए। इसकी वजह से हमारे थोड़ा ड्रॉबैक हो रहा है, थोड़ी सी गलती जो हो रही है। बाकी ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है, लो कॉस्ट अनस्किल्ड लेबर भी है। यहां हम कमी कर रहे हैं थोड़ी सी, स्किल्ड लेबर नहीं बन रही ना हमारे यहाँ, झंडू पैदा हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो बीकॉम कर लेते हैं, उनको जर्नल बनानी नहीं आती। डिग्री तो कर लेते हैं, डिग्री एजुकेशन है ना, काम करना नहीं आता है। जो काम की पढ़ाई करी वही नहीं आता, विच इज रॉन्ग। अरे आए ना? अरे बातें नहीं। 45-50% आईआईटी में वो आईआईटी या नीट के अंदर नंबर लाके डॉक्टर बन जाते हैं। अब वो इस पैर की जगह गलत पैर काट देते हैं। अब सोचो 50 नंबर के साथ जो डॉक्टर बनना है उसके जाओगे तुम? बस तो बात समझ जाओ, है ना? अच्छा, टेक्नोलॉजिकल, इनोवेटिव एंड अदर क्रिएटेड असेट्स। तो सर ये सारी चीजें देखते हैं, बातें नहीं। तो भाई याद रखो, तो जब दूसरे देश में इन्वेस्ट करने से पहले हम ये भी देखते हैं कि लो कॉस्ट होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए सस्ता, लो कॉस्ट लेबर होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर भी होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो लगाने से पहले सोचोगे, सोचो लगाने के बाद सोचोगे क्या? लगा दिया पैसा दूसरे देश में, अब देख रहे हो और यहाँ तो लेबर ही नहीं है स्किल्ड वाली। अरे लगाने से पहले सोचते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड अदर क्रिएटेड असेट्स, ब्रांड नेम्स और ये सब कैसी हैं, ये सब देखा जाता है। तो सुन लो, बस ये एग्जांपल ही तो है भाई, और क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, कॉस्ट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज कैसे हैं,
समझ रहे हो? तो ये सब देखा जाता है। अदर इनपुट्स की कॉस्ट कैसी है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब देखी जाती है भाई। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी फ्रेमवर्क। अच्छा, साथ में ये भी जरूरी है उस देश में पॉलिसीज कैसी बन रही हैं, सरकार पॉलिटिकली स्टेबल है या नहीं है। कल पढ़ा था हमने, स्टेबल होनी जरूरी है। तुम तो बार बार अतुक बेलोत ततुक बेलोत चेंज कर देते हो बार बार सरकार, तो पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए। जो आदमी पॉलिसीज बना रहे हैं वो भी स्टेबल होना चाहिए। सो पॉलिसी फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक, क्योंकि भाई जैसी सरकार होगी वैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेगी। पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी रूल्स, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर फॉरेन अफिलिएट्स, आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, फॉरेन पर्सनल्स को कैसे ट्रीट करते हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं एफडीआई के अंदर। अरे बात समझ में आई क्या? अच्छा, और क्या देखा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। अगर मैं कोई देश में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं देखूंगा वहां मार्केट कैसे है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, किस प्रकार का मार्केट है। साथ में देखूंगा क्या, पॉलिसीज कैसी बनती हैं, कौन सी, कंपनीज एक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट होगा, ये सारे। भाई कोई भी हमारे देश में आएगा तो ये एक्ट नहीं देखेगा, धंधा करना है तो आपको बिजनेस वाली पॉलिसी सारी देखनी पड़ेगी, कंपटीशन पॉलिसी, मर्जर पॉलिसी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एफडीआई, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज, ये सब, टैक्स की पॉलिसीज, ये सब देखी जाती है बेटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक, इसके अलावा और सुनना भाई, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, हैसल कॉस्ट, ठीक है, रिलेटेड टू करप्शन। भाई अगर आप, वो सुना है आपने, अपन इतनी अगर मेहनत कर रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, तो जाने से पहले थोड़ा देख लेना चाहिए कि वहां हैसल कॉस्ट क्या है। हैसल कॉस्ट क्या होती है, वही अपने देश में जो लगती है, एक नंबर टेबल पे जाओ, दूसरी पे जाओ, 6 महीने बाद आना, फाइल साइन, अभी ऊपर बाबू छुट्टी पे गए, करप्शन। समझ गया मेरे? अरे वो वाला बाबू भाई, क्लर्क को बोलते हैं ये वाला दो लोग, वो वाले बाबू, वो बाबू नहीं, दूसरा बाबू है क्लर्क, पियोन होता ना पियोन। समझ गया मेरी बात? पियोन ऊपर फाइल नहीं भेज रहा, बोले फाइल पे कुछ वजन तो रखो, सही है कि नहीं है? और क्या वजन मतलब भारी तो करो, बहुत हल्की लग रही है। तो ये सब हैसल कॉस्ट होती है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सोच लेना चाहिए कि उस जगह कितना करप्शन है, कितना ज्यादा प्रोसीजर डिले है, सरकार कैसी है, सरकारी लोग काम करते नहीं करते, ढीले डाले तो नहीं है। अरे समझ रहे हो क्या? सो ऑल दिस शुड बी सीन, शुड बी कंसीडर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंट्री। सही बात है, समझ गए क्या? सो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स कैसे हैं, हैसल कॉस्ट रिलेटेड टू करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एमिनिटीज कैसी हैं, सुविधाएं कैसी हैं। अब मान लो वो रशिया के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए होना भी तो चाहिए ना, उस प्रकार के स्कूल्स होने चाहिए जो उनके बच्चे, भाई समझ रहे हो, उस टाइप की सुविधाएं होनी चाहिए। आज कोई यहाँ पे आ रहा है तो अपना परिवार भी तो लाएगा, समझ रहे हो? तो वो सुविधाएं, सोशल एमिनिटीज, बाइलिंगुअल स्कूल्स जो उनकी लैंग्वेज में भी पढ़ाए, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। समझ में आया क्या? अरे बोलो यस और नो। तो बस अब क्या ही पूछ लेगा इसके बाहर, सब तो पढ़ा दिया। चलो नेक्स्ट यूनिट, अगली यूनिट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो 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 2 क्वेश्चन इसमें से भी पक्के हैं, 2 मिनट रुक जाओ।